गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। हमारे पास आपको पता ही है लेक्चर सीरीज चल रही है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उसमें पहला पार्ट हमारा डिस्कशन में आ रहा है क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास तीसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वाटर डिमांड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। वाटर डिमांड और फायर डिमांड और जो भी वाटर डिमांड है बाकी सारी उनसे रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में भी हमने वाटर डिमांड के बारे में बात की थी और हमारे पास यहाँ पर कुछ कोड्स के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करी थी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही अपने पास क्वेश्चंस पर आते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में अपने पास जो क्वेश्चन थे वो कहाँ तक कवर हो गए थे, 30 तक 31 तक कवर हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइन द रेट ऑफ फायर डिमांड। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जो हमारे पास फायर डिमांड से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, हमको वैसे तो पता ही है, लास्ट लेक्चर आपने अगर देखा नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में चल जाइए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के चैनल के पे, वहाँ आपको ये दिख जाएगा। तो हमारे पास गोडरेज फार्मूला है, ये बेसिकली फायर डिमांड से रिलेटेड नहीं है। ये रेशो बताता है किसके बीच में, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच में, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड के रूप में। वैसे आपके पास पता हो तो भैया कुचलिंग फार्मूला, बोस्टन फार्मूला और फ्रीमैन फार्मूला, ये तीनों ही हमारे पास किससे रिलेटेड है, फायर डिमांड से रिलेटेड। फायर डिमांड से रिलेटेड थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फायर डिमांड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि भैया ये डिमांड बहुत कम होती है, इवन 1 LPCD या उससे भी कम होती है, परंतु इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो हाई प्रेशर पर सडनली और इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रेशर की। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी हमारी कहानी ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फायर डिमांड है, फायर डिमांड में हमारे पास जो फायर जेट होते हैं, जो फायर जेट होते हैं वो मिनिमम फायर जेट कितने होते हैं, 3 होते हैं। मिनिमम फायर जेट 3 क्यों होते हैं, एक तो जो बर्निंग बॉडी है उसके ऊपर फायर जेट डाला जाता है, और 2 जो अड़ोस की बिल्डिंग होती है, अड़ोस मतलब जो अड़ के एडजेसेंट बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर भी फायर जेट को छोड़ा जाता है। तो आपके पास 3 मिनिमम जेट हमको रिक्वायर्ड होता है एट ए टाइम, जो भी हमारे पास फायर की टंकियां हैं उनके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फायर डिमांड होती है उसमें हमारे पास हर जेट में कितना लीटर पानी, 1100 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी आगे जाना चाहिए। मतलब जो डिस्चार्ज रेट है, जो डिस्चार्ज रेट है वो कितनी है, 1100 लीटर पर मिनट के हिसाब से हमारे पास डिस्चार्ज रेट होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई क्वेश्चन क्या आता है, और कोई क्वेश्चन क्या होता है, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा मिनिमम फायर जेट, तीसरा फायर जेट में हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। मैं एक साथ सारी थ्योरी आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अपने पास फायर जेट की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम तो 3 है, और कितने नंबर ऑफ रखने हैं फायर जेट ये हमारे पास पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फायर जेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2.8 इंटू में √p, जहाँ p पॉपुलेशन है इन 1000 मतलब जैसे मान लीजिए किसी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 10,000 है, तो 10,000 है तो हम 10,000 नहीं लेंगे, तो हमारे पास कितना लेंगे, केवल 10 रखेंगे पी में, क्योंकि थाउजेंड्स में हमारे को पी की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 10। तो जो फायर जेट होंगे 2.8 इन द रूट में 10। इस तरीके से हम नंबर ऑफ फायर जेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, ये 3 नाम जो है ये बेसिकली फायर डिमांड से रिलेटेड ही है, एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर नहीं है। हाँ, परंतु जो ट्रायल एंड एरर बेस या कहें अपने पास जो फील्ड डेटा होता है उसके बेसिस पर बनाए गए फॉर्मूले होते हैं। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, आपको पता है, आपने थ्योरी पढ़ी हो तो, कुचलिंग फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कुचलिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है, इसमें फॉर्मूला याद रखना अपने पास, जो फायर डिस्चार्ज होता है या ड्राफ्ट होता है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, 3182 √p, जहाँ पर p पॉपुलेशन है वही थाउजेंड्स में। ठीक है, ये आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे और अपने पास वैसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला जो होता है उसमें डिस्चार्ज रेट कितनी होती है, 1136 p/5 प्लस में 10, यहाँ पर p वही पॉपुलेशन है किसमें, 1000 में। तो फॉर्मूला भी आपको याद रहना पड़ेगा, 1136 या फिर सिंपल कहें 1136। ठीक है, उतारते जाए मेरे साथ, अगर किसी को नहीं पता और जिसको पता है बहुत अच्छा बात है। अगला हमारे पास होता है बोस्टन फार्मूला। ये 3 फॉर्मूले के नाम क्वेश्चन में आए तो ये तीनों याद होने चाहिए। डिस्चार्ज का मान जो होता है वो होता है 5663
अंडर रूट में p। कुल मिला के एक में 31 आता है, एक में 11 आता है और एक में 56 आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एक में 11 आता है, एक में 31 आता है और एक में 56 आता है। इसके ट्रिक बनाए तो अपन एट ए टाइम यही बना लेते हैं। तो FKB, ठीक है, FKB मतलब इसमें 11 फिर 36 का आंकड़ा और लास्ट में हमारे पास कितना है 56 का आंकड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास आगे क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप इजीली कर सकते हैं कि फायर डिमांड से रिलेटेड ये तीनों फॉर्मूला है, परंतु डी ऑप्शन जो है वो फायर डिमांड से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर भी हमारा कितना होगा, डी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा फायर डिमांड में नेशनल बोर्ड फॉर्मूला और होता है, नेशनल बोर्ड फॉर्मूला और होता है। देखिए क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कशन में आ जाएंगे आगे, शायद क्वेश्चन है आगे अपनी शीट में, तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए आई गया, जैसे अपने पास सबसे पहले क्या आया, कुचलिंग फॉर्मूला, ठीक है। परंतु हमने कहाँ से याद किया था, FKB, यानी F मतलब 11 आएगा, B मतलब K मतलब 36 आएगा और फिर क्या आएगा, 56 इंच का सीन आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मुझे बताओ FK कुचलिंग फॉर्मूला, कुचलिंग फॉर्मूले में क्या आएगा हमारे पास, कुचलिंग फॉर्मूले में क्या आएगा, हमारे पास कितना होगा 31/82 अंडर रूट में p, 31/82 अंडर रूट में p। तो हमारे पास क्या होगा 11, 31 और 56, ठीक है। इस तरीके से हमने याद किया। तो इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हो, इन चीज़ों को याद रखना है, जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट आता है, आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। अगला देखें तो हमारे पास बोस्टन फॉर्मूला, तो अपन ने क्या किया था, FKB मतलब लास्ट में आया, यानी सबसे ज़्यादा वाला नंबर आएगा कितना, 56 हमारे पास कितना है ये, तो 5663 अंडर रूट p। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, इन चीज़ों को आप अभी इजीली कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, अगला फॉर्मूला फिर पूछ लिया इन्होंने, क्या है, फ्रीमैन फॉर्मूला। तो फ्रीमैन फॉर्मूला क्या होगा, F से शुरू हुआ, मतलब सबसे पहले 11। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 11 36 p/10। एक्चुअली यहाँ पर p/10 नहीं आएगा, यहाँ p/5 आएगा। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, p/5 प्लस में 10 आएगा यहाँ पर, जहाँ p वही है, पॉपुलेशन है 1000 में। एक चीज़ और है, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े कौन कौन से, चाहे वो कुचलिंग फॉर्मूला हो, चाहे वो फ्रीमैन फॉर्मूला हो, चाहे वो बोस्टन फॉर्मूला, इनमें जो डिस्चार्ज है वो लीटर पर मिनट में देते हैं। जो ये Q की वैल्यू आती है वो बेसिकली किस में आ रही होती है, लीटर पर मिनट में आ रही होती है। यानी कि अगर ऑप्शंस में और कोई यूनिट हो, जैसे मीटर क्यूब पूछ ले या मीटर क्यूब पर सेकंड पूछ ले, तो हम कन्वर्जन करना हमें आता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ईजी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की है, परंतु आपके पास ये इजी हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वाटर लॉसेस, ये मिटा दूँ, ठीक है, तो पॉज करके आपने उतार ही लिया होगा। इसके अलावा नेशनल बोर्ड फॉर्मूला और होता है। फायर डिमांड से रिलेटेड मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन खत्म हो गए, परंतु एक चीज और आपको फायर डिमांड से रिलेटेड, देन हम अगला 36 नंबर क्वेश्चंस पर जाएंगे। क्या मैंने आपको कहा था, फायर डिमांड जो होती तो बेसिकली काफी कम होती है, कितनी, 1 LPCD के बराबर या उससे कम होती है, परंतु ये सडनली और हाई प्रेशर पर, यहाँ पर एक चीज हुई थी कि जो फायर डिमांड है उसको हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर पर अवेलेबल होना चाहिए। तो प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर रिक्वायर्ड, ऐसे पढ़ो आप इसको, प्रेशर रिक्वायर्ड इन फायर डिमांड में, फायर ब्रेकडाउन के समय में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 100 से लेके 150 किलो पास्कल लिख दे ऑप्शनों में। किलो पास्कल नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हमारे पास क्या बोलते हैं, अपने पास पास्कल, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर हम किसमें, हाइट ऑफ हेड के रूप में वक्त करें, हेड के रूप में, हमको हेड मतलब FM में आप पता है P बराबर क्या होता है, रो जी एच, तो H के रूप में अगर व्यक्त करें P रो जी, वाटर हेड के रूप में व्यक्त करें तो रो W आ जाएगा। तो इसी प्रेशर को जब आप रखोगे तो ये वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास कितनी, 10 to 15 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। तो अगर वाटर कॉलम के रूप में हमारे पास व्यक्त करें किसको, फायर डिमांड में, जो फायर ब्रेकडाउन के समय हम कह रहे हैं ना कि हाई प्रेशर पर जो वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। याद रखना ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंट है, शायद क्वेश्चन ना आए इनमें, परंतु आपको ये चीज आनी चाहिए, 100 से लेके 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या किलो पास्कल या 10 to 15, या फिर हमारे पास इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ और अच्छे से, तो हमारे पास ये कितना होता है, 1 से लेके 1.5
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को आप इजीली कन्वर्ट करके देख सकते हो यहाँ से, जैसे मैं 100 को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इकाई में। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन भी रह जाता है, कई बार याद ना रहे तो आप बदल भी सकते हो। 100 है, किलो का मतलब कितना होगा 10 की पावर 3। और न्यूटन, अब आपको एक चीज पता है क्या, 10 न्यूटन में 1 किलोग्राम फोर्स होता है, 1 किलोग्राम फोर्स होता है। वैसे तो 9.81 होता है, परंतु हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स होता है। यानी कि हमारे पास न्यूटन को अगर किलोग्राम में बदलोगे तो 10 का डिवाइड करेंगे, तो ये हमने 10 का डिवाइड कर दिया, और न्यूटन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, किलोग्राम फोर्स। सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भैया किससे गुणा करते हैं, 100 से, परंतु यहाँ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 100, तो हमारे पास एक बार कट गया। और देखिए यहाँ पर कितनी 1 2 और 5 यूनिट यहाँ पर है, और यहाँ पर 4 और 1 5, यानी कट पिट के क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप 150 को बदलोगे तो कितना आएगा 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एक यूनिट कन्वर्जन ये याद रहना चाहिए, ये चीज़, ठीक है, इसके बेसिस पर आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास फायर डिमांड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है। एक और फायर डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास बोलते हैं फायर, एक तो हमारे पास पानी की टंकियां जो फायर के समय ब्रेक डाउन होती है, जो घंटी बजती आती है, रेड कलर की टंकियां होती है, वो होती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी जगह जगह है, ये थोड़ी है फायर स्टेशन पर एक बार आग लग गई, आग बुझाने के लिए फिर वापस टंकी खाली हो गई तो फायर स्टेशन बोलेगी, नहीं, वो नियर बाई कहीं पर, कहाँ पर, फायर हाइड्रेंट। तो एक शब्द और आता है, शायद क्वेश्चनों में ना आए यहाँ पर, परंतु आपको आना चाहिए, फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट ऐसी चीजें होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मेरे पास फोटो भी है। फायर हाइड्रेंट कहीं पर डिमांड दिख रहा है क्या आपको? सॉरी, वाटर डिमांड वाल्व्स हो गया। ट्रैप्स हो गया, ये ट्रैप्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ पर अपने पास, परंतु हमारे पास ये चीज़ें मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। फायर हाइड्रेंट में आपको पाइप जॉइंट में नहीं होगा, हाउस कनेक्शंस में भी नहीं है, तो कहाँ गया, एक सेकेंड, वाल्व्स में भी वीडियो ही है सारे के सारे। चलिए, शायद नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फायर हाइड्रेंट में ऐसे ये याद रखिए, दो तरह के फायर हाइड्रेंट होते हैं, एक तो कौन सा होता है पोस्ट, और एक कौन सा होता है फ्लश। फ्लश फायर हाइड्रेंट जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, जबकि पोस्ट जो होता है ज़मीन के बाहर इस तरीके से अपने पास निकला हुआ अपने पास फायर हाइड्रेंट होता है, ठीक है। तो एक अपने पास रेड या येलो कलर का एक अपने पास अरेंजमेंट होता है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा फायर हाइड्रेंट का, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि फायर हाइड्रेंट दो प्रकार के होते हैं, पोस्ट और फ्लश। चलो अपन तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थ्योरी तो यहाँ पर वैसे भी डिस्कस नहीं होनी बहुत ज़्यादा, परंतु हाँ कॉन्सेप्ट अपन ने सारे पकड़ लिए हैं। चलो आगे चले, नोट कर लेना पॉज करके फायर हाइड्रेंट के प्रकार, और आप है ना अपने गूगल पर फायर हाइड्रेंट डाल के इमेजेस सर्च कर लेना, तो आपको फायर हाइड्रेंट दिख जाएगा। एक्चुअली मेरे को मिला नहीं अभी कहाँ पर है एक्चुअली, पर हम आगे चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चले हमारे पास। तो ये कह रहा है वाटर लॉसेस। देखिए हमको पता है वाटर लॉसेस में हम क्या करते हैं, टोटल वाटर सप्लाई जो होती है, टोटल वाटर सप्लाई होती है, तो वाटर लॉसेस के नाम पर हमारे पास काय के लॉसेस होते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेज के लॉसेज होते हैं, एक तो हमारे पास लीकेजेस के लॉसेज होते हैं, और एक हमारे पास वेस्ट एंड थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, थेफ्ट हो जाता है।
चोरी हो जाएगा। एक तो लीकेज वेस्ट होता है और एक थेफ्ट हो जाता है। ऑन एन एवरेज इसका मान जो होता है वो कितना लिया जाता है, 55 LPCD लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 55 LPCD लिया जाता है। किसके, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल या कोड 1172 के हिसाब से। आपने कल पिछले लेक्चर में देखा होगा कोड का नाम भी, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज वाइज निकले, 335 जो LPCD टोटल वाटर डिमांड है उसके अगर परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 15% के करीब आता है। कितने परसेंट के करीब आता है, 15% के करीब आता है। 15 से 16% के बीच में आता है। इसी तरीके से एक और डिमांड थी जो आपने याद हो तो इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी होती है ऑन एन एवरेज, 50 LPCD, तो ये भी 15 से 16% या 15% के करीब होता है। तो भैया जो वेस्ट होते हैं टोटल वेस्ट एंड थेफ्ट में, जो कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने लिए जाते हैं, 55 LPCD लिए जाते हैं, तो वो लगभग कितना होता है वाटर डिमांड का, 15% होता है। इसी प्रकार से हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो लेते हैं 135 या 200 LPCD हाई इनकम ग्रुप के लिए, तो वो लगभग 60 से 65% हमारे पास टोटल वाटर सप्लाई का होती है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन याद रहने चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज अगर मैं आपको पूरे ही लिखाऊं तो हमने एक और चीज़ पढ़ी होगी, पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में मैंने कहा था ऑन एन एवरेज कितना होता है, 10 LPCD होता है पब्लिक वाटर डिमांड, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, गार्डन वगैरह। तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज जो ये होता है वो 3 से 5% के रेंज में होता है टोटल वाटर साइड। परसेंटेज वाइज क्वेश्चन मैं इंडस्ट्रियल का ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 हो गया हमारे पास, 15, और हमारे पास डोमेस्टिक वाटर डिमांड का बता चुका हूँ। तो कमर्शियल वाटर डिमांड की अगर बात करें, कमर्शियल वाटर डिमांड कितनी होती है ऑन एन एवरेज, 20 LPCD। तो 20 LPCD तो इसका लगभग डबल होता है, यानी कि 6% के अराउंड हम क्या लेते हैं ऑन एन एवरेज टोटल वाटर सप्लाई का। और वेस्ट और थेफ्ट हमको पता ही है कितना होता है, 55 LPCD, जिसको हम लगभग 15-16% या सिंपल कहते हैं 15% लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो हमारे पास आगे बढ़ने का हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे आएंगे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, ये मिटा दूं ना, ऑन एन एवरेज वाली चीज आप अपने नोट्सों को खंगाल के देखेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम डेली डिमांड एडेड टू अ फायर डिमांड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, आपको वैसे बता दिया था मैंने, मैक्सिमम डेली कैसे निकालते हैं, डेली वेरिएशन फैक्टर 1.8 से, गोडरेज फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। इस तरीके से हमने करना सीख गए थे, ठीक है। परंतु एक चीज और होता है जिसको क्या बोलता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास पानी की टंकियां होती है, सर्विस रिजर्वायर होती है, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर होती हैं, और आपके गली मोहल्ले में जो पाइपलाइनें बिछी होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ये दोनों ही हमारे पास किसके आधार पर डिजाइन की जाती है, ये किसको सहन करने के लिए डिजाइन की जाती है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता क्या है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो होता है वो हमारे पास होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस में फायर डिमांड, ठीक है। या हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ऑन मैक्सिमम डे। ये कहानी आपको पता है। अगर ये कहानी आपको पता है तो हमारे पास इन दोनों में से विच एवर इज मोर, इनमें से जो बड़ा हो वो हमारे पास कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होगा। तो मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू अ फायर डिमांड वर्किंग आउट, तो कौन सा ड्राफ्ट बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। क्यों, क्योंकि अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे ना हो तो भैया कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड का योग ही होता है। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू अ फायर डिमांड ऑफ द वर्क, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कर सकते हो आप इजीली। चले आगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ चल लेते हैं, मिटाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या होती है, क्या याद रखा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता क्या है ये समझ में आ गया, किसका मैक्सिमम होता है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर ये क्यों होगा ये समझ में आ गया। दूसरा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए के हिसाब से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं। सर्विस रिजर्वायर लगभग 15 साल के लिए हमारे पास डिजाइन पीरियड होता है, जबकि ये नेक्स्ट 30 ईयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सोर्स ऑफ वाटर अगले 50 साल के लिए डिजाइन किए जाते
आते हैं। देखो कोड का नाम फिर आ गया 1172। एवरेज, ऑन एन एवरेज इंडियन पीपल लिमिटेड टू, टोटल वाटर डिमांड जो होती है ऑन एन एवरेज कितना होती है हमारे पास, 335 LPCD होता है, जिसमें वाटर अपने पास कौन सी पब्लिक वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड 200 LPCD हो गया हमारे पास, वो 135 LPCD हो गया। इसके अलावा हमारे पास वेस्ट एंड टैप 55 LPCD हो गया, 50 LPCD इंडस्ट्रियल हो गया, पब्लिक 10 20 है ना, इस तरीके से कमर्शियल 20, ठीक है, इस तरीके से। और होटल वगैरह और इनके लिए कितना कितना है मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के लिए 70 LPCD होता है, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए भी 70 LPCD होता है, हॉस्टल के लिए 180 LPCD होता है। तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर है, वेरिएशन इन डिमांड की क्या होती है, मैक्सिमम डेली वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट अगर चले हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर अगला 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो 5 मेंबर कितनी होती है भैया, एक मेंबर की हम डोमेस्टिक डिमांड कितनी मानते हैं 135 LPCD, तो एक पर कैप्टा है, तो भैया 5 को क्या होगा तो इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 LPCD, कितना आ जाएगा 675 LPCD। अब यहाँ पर 2 है, या तो अपने पास 675 आंसर हो, या फिर आप कहोगे सर हाई इनकम ग्रुप के हिसाब से माने, तो हमारे पास क्या करें, तो 1000 भी सही है, क्योंकि हमारे पास 5 से इंटू करे 200 को, तो यहाँ परंतु अंडर नॉर्मल कंडीशन, हाई इनकम ग्रुप नहीं कहा, फॉर आ फैमिलीज है ना, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, तो हम 135 के हिसाब से आंसर टिक कर देंगे। हाँ स्पेसिफाई कर दें हमारे पास क्या हाई इनकम ग्रुप के हिसाब से, तो देन हम आगे की सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया 36 क्वेश्चन, थोड़ा सा बैटरी भी डाउन हो गई है लैपटॉप की, चलो कोई नहीं, मैं पॉज कर देता हूँ बीच में वीडियो को, देन आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन तो कर लो तब तक, 7% आई जब तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई खुद से बताओ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। कैलकुलेशन ऑफ फायर डिमांड, फायर डिमांड किसी सिटी की कुचलिंग फॉर्मूला, मैंने आपको क्या याद किया था FKB, FKB मतलब इसमें 11 आएगा, इसमें 31 आएगा और इसमें 56 आएगा। तो बताइए भैया कुचलिंग फॉर्मूला, कुचलिंग फॉर्मूला मतलब हमारे पास क्या आएगा 31 के हिसाब से आएगा, ठीक है। और कुचलिंग फॉर्मूला आपको याद भी है हमारे पास, फ्रीमैन फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, फ्रीमैन फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1136 अंडर रूट में P, और हमारे पास कुचलिंग फॉर्मूला नहीं सॉरी, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी कुचलिंग फॉर्मूला की, तो 3182 अंडर रूट में P होता है ना, अंडर रूट में P होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख का मतलब ये तो 1000 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, यानी अंडर रूट P में कितना आ जाएगा 3182 अंडर रूट में 100 हो जाएगा, तो 0 और आ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा 3182 और एक 0 और आ जाएगा, 100 का रूट ले लेंगे। तो इजीली आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से इन चीज़ों को आपको फॉर्मूला बस याद हो और तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। हाँ अब देखो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर आंसर हम कौन सा लगा दें। अब देखो यहाँ पर हमने गलती क्या कर दी, भावनाओं में बह के आंसर हमने कौन सा टिक कर दिया B, परंतु हमने यूनिट को देखा नहीं। मैंने आपसे कहा था चाहे कुचलिंग फार्मूला हो, चाहे फ्रीमैन या बोस्टन फार्मूला हो, जो डिस्चार्ज होता है वो किस में दिया होता है, लीटर पर मिनट में दिया होता है। किस में दिया होता है, लीटर पर मिनट में। तो हमारा आंसर तो ये आया, परंतु ये आंसर लीटर पर मिनट में, पर किसी भी ऑप्शन में अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी ऑप्शन में लीटर पर मिनट तो दिया ही हुआ नहीं है। जब नहीं दिया हुआ है तो 3182 को हमारे पास लीटर को मैं मीटर क्यूब में बदलूंगा, तो हमको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 10⁻³ 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। और मिनट को किस में बदलना हो, सेकंड में बदलना हो, तो किसका भाग देना पड़ेगा 60 का, क्योंकि हमको पता है कि मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो आप 100 प्लस ये जब सॉल्व करो, तो करिए आप एक बार सॉल्व इसको, कितना आ रहा है हमारे पास, तो पॉइंटों में आ जाएगा हमारा कितना 3182 बटे में 60 है ना। एक सेकंड में आपको कैलकुलेटर ही लेके आ जाता हूँ और फिर आपके पास करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 3182 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आंसर होगा हमारा
530.33 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका भाग देंगे तो ये आएगा 0.530 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आंसर हमारा बी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर अपने पास 60 का डिवाइड और करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास थोड़ा सा ट्रिक होती है, तो इतना ज़्यादा भावनाओं, जैसे अभी हमने भावनाओं में बह के गलत कर दिया था, इसको आप सही करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो कैलकुलेटर से मैंने आपको करके दिखा दिया, तो आंसर यहाँ पर बी नहीं होगा, क्या होगा, आंसर सी होगा। यूनिट पर ध्यान दे, विशेष ध्यान दे, क्योंकि जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसमें यूनिट हमारे पास कितनी है, लीटर पर मिनट में है। चले क्वेश्चन नंबर 41 पर चले। तो ये कह रहा है अपने बार टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी जनरली असेस्ड बाय। देखिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी जो होती है वो किसका मैक्सिमम होती है, सिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के हिसाब से होता है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है हमारे पास, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो इन दोनों में से जो बड़ा हो तो मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। और सिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिजाइन किया जाता है, सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब वो बहुत अच्छे से पता है किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है, हाँ अपना इसके क्या कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के आधार पर। तो आंसर यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, डी, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। देखिए आई गया डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसके आधार पर, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पर। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है ही नहीं तो क्या आएगा, मैक्सिमम आवरली डिमांड, या तो आता क्या मैक्सिमम डेली प्लस फायर सॉरी, या फिर हमारे पास क्या होता मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। मैक्सिमम डे में भी हमारे पास जो मैक्सिमम पीक आवर की डिमांड थी वो हमारे पास कंसीडर होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, कौन से में, डी ऑप्शन में। तो मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें अब समझ आ रही होंगी, ठीक है। को अगला देखें तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर डिजाइन फॉर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो बेसिकली किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, वो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, फिल्ट्रेशन यूनिट्स हो गई, ये जो भी है हमारे पास पंप्स हो गए, ये सब मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर होता है। और इन चीज़ों के बारे में हम ट्रीटमेंट प्लांट में जब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वाला चैप्टर आएगा तो और अच्छे से डिटेल क्लियर हो जाएगी। पर ये याद रखना ट्रीटमेंट प्लांट का कोई भी यूनिट होती है वो 1.8 इंटू एवरेज डेली, जो कि मैक्सिमम डेली होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2, पर वो ऑन एन एवरेज होती तो मैक्सिमम डेली के बराबर ही है। तो जितना भी ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट्स होती हैं वो सारी मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर डिज़ाइन की जाती है। देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वही आ गया, पानी की टंकी, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है अगले 30 साल के लिए डिज़ाइन होते हैं। जबकि अगर स्टोर है वो सॉरी अपने पास किसकी बात करता है, ये अपना सोर्स की बात करता है, तो नेक्स्ट 50 ईयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द वाटर ट्रीटमेंट यूनिट आर जनरली डिजाइन फॉर द पीरियड ऑफ। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट हमारे पास कितने साल के लिए होती है, 15 साल के लिए। पंप वगैरह, फिल्ट्रेशन यूनिट वगैरह, सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह, ये सब हमारे पास कितने साल के लिए डिज़ाइन होते हैं, 15 ईयर के लिए डिज़ाइन होते हैं। ये चीज़ याद रखना, डिज़ाइन पीरियड होता है। सर्विस रिजर्वायर मैंने कहा था ना, एसआर हमारे पास कितने साल के लिए डिज़ाइन होती है, 15 साल के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पाइपलाइनें कितने साल के लिए डिज़ाइन होती है, 30 साल के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है कौन सा, 47। ये कह रहा है कि सर्विस रिजर्वायर आर डिजाइन फॉर। देखिए सर्विस रिजर्वायर बेसिकली क्या होती है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के आधार पर होती है, तो उसमें फायर डिमांड भी इंक्लूड होता है, बैलेंस स्टोरेज और इमरजेंसी स्टोरेज। इमरजेंसी वही फायर ब्रेकडाउन के दौरान होता है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। जो बैलेंस स्टोरेज होता है वो तो होना ही होना चाहिए, मतलब इन सब में जो भी है हमारे पास सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो सर्विस रिजर्वायर की डिज़ाइन वगैरह कैसे होती है ये हमारे पास हम बाद में देखेंगे, परंतु ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया बैलेंस स्टोरेज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में के हिसाब से करते हैं, इसलिए फायर डिमांड भी आती है और इमरजेंसी स्टोरेज भी होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है, चलिए ये जो क्वेश्चन है 47, इसके लिए आपको बैलेंसिंग ऑफ सर्विस रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हमारे पास यही करेंगे। चाहे एक बार देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन कौन से हैं। कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है
पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर की बात हो जाएगी, तो हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आता है इस तरीके का, जब भी इस तरीके का फिगर दिया हो जिसमें वाई एक्स पर वॉल्यूम या एक्यूमुलेटेड सप्लाई हो और हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम हो, आवर्स में या डेज में, जैसा भी हो, तो इस तरीके का कर्व जो होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक्यूमुलेटेड सप्लाई मीटर क्यूब में और यहाँ पर अपने पास टाइम दिया हो, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मास फ्लो कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास फ्लो कर्व बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मास फ्लो कर्व में एक जो पहले कर्व बनाया जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, सप्लाई कर्व होता है। सप्लाई कर्व होता है और उसके ऊपर जो कर्व इम्पोज किया जाता है वो कौन सा कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है। अब सप्लाई मतलब कोई पानी की टंकी में जो इनटेक, इनफ्लो, सप्लाई से मतलब होता है इसमें इनफ्लो, जो पानी की टंकी, चाहे आपके घर के पानी की टंकी का भी उदाहरण ले सकते हैं आप। मैं यहाँ बैलेंसिंग ऑफ रिजर्वायर का क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कितनी लेनी होती है। ठीक है, परंतु आप इसको याद रखना, जो सप्लाई कर्व होता है वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है और डिमांड मतलब जो पानी की टंकी से पानी जाएगा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटफ्लो। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ पर ये चीज आप नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मास फ्लो कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मीटर क्यूब में ले लो और टाइम आवर में ले लो, उनके बीच में सबसे पहले सप्लाई कर्व बनाया जाता है, उसके ऊपर इंपोज कौन सा कर्व किया जाता है, डिमांड कर्व। सप्लाई बोले तो पानी की टंकी में आने वाला पानी, और डिमांड का मतलब वो पानी जो पानी की टंकी से सप्लाई में जा रहा है, डिमांड में जा रहा है, आउटफ्लो के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज उतार ली, नहीं उतारी तो पॉज करके उतार लो और अपने पास मैं डिलीट कर रहा हूँ, मिटा दूँ। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बैटरी भी डाउन हो गई है लैपटॉप की, थोड़ा सा मुझे फास्ट बोलना पड़ रहा है। कोई नहीं, अगले लेक्चर में अपन इसको और डिटेल में, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि बैलेंसिंग ऑफ रिजर्वायर सर कम समझ में आया, तो अपन उसको वापस से डिस्कस। पर कैसे नहीं आएगा समझ, कहाँ जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिमांड और सप्लाई करूं की, डिमांड और सप्लाई करूं की, तो यहाँ मीटर क्यूब ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने पास अगर ये करो ऐसे बने। आप कहो सर ये तो ऐसे नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि ये इंटरमिटेंट सप्लाई, मतलब लगातार 24 घंटे की सप्लाई नहीं है, शुरू के 6 घंटे कोई पानी नहीं आया, टंकी भरी ही नहीं। हाँ, टंकी में भरना कब चालू हुआ, देखिए सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टंकी भरना अगले 6 घंटे बाद से टंकी में पानी आने हो, उस दौरान टंकी में से पानी खाली ही हो रहा था। ये है 24 घंटे की सप्लाई। 24 घंटे मतलब 0 आवर से ही शुरू हो गया, यानी सप्लाई यानी टंकी भी भर रही है, टंकी भरने का मतलब टंकी में पानी आ रहा है, और डिमांड का मतलब टंकी से पानी जा रहा है। तो भैया जो मोटर आपकी टंकी, चाहे वो अपने पास PhD डिपार्टमेंट की मोटर हो, चाहे अपने घर की मोटर हो, जो उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से कांस्टेंट रेट से टंकी को भरेगी। हाँ, डिमांड कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि आप मान ली 5 नल सुबह खुल रहा है, दिन में 2 नल ही काम आ रहे हैं, कभी कम आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। तो शुरुआत में देखें तो इसका स्लोप मतलब सप्लाई जो पानी टंकी में भर रहा है, और ये जो इसका ढाल जो है वो किसको बता रहा है, जो इस टंकी से पानी जाने की दर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 2 पॉइंट तक स्लोप कम है, ये स्लोप ज़्यादा है, जबकि ये स्लोप बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर आके ये इसके बराबर हो रहा है, यानी यहाँ पर दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब पानी जा कम रहा है, कम दर से रहा है, आ ज़्यादा दर से रहा है, तो टंकी में पानी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ तक का जो लेवल होता है, यहाँ तक का जो पानी होता है 1 से लेके 2 पॉइंट तक, वाटर टैंक में वाटर लेवल डाउन होगा, वाटर टंकी खाली होगी। ठीक है, परंतु 2 के बाद अगर देखो तो अब इसका स्लोप, जो डिमांड मतलब पानी जाने की दर है वो तेजी से है, जबकि आने की दर कम है, उतनी ही है जितनी पहले थी। यानी 2 से लेके 3 और 4 पॉइंट तक की अगर बात करूं तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो रही है, टंकी खाली हो रही है। परंतु यहाँ पर वापस से जितना डिमांड है उतना ही हमारे पास टंकी भरने की दर है, बराबर है। फिर धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो टंकी भरेगी, यानी इस दौरान भी टंकी भरेगी। तो 4 से 5 वाले कर्व के दौरान भी टंकी भरेगी। कुल मिला के टंकी भरेगी कब, भरेगी जब डिमांड रेट कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, और घटेगी कब, खाली कब होगी ये। तो हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होती है, इस ऑर्डिनेट को मैं बोल रहा हूँ A और इस ऑर्डिनेट को बोल रहा हूँ B। तो जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड का होता है, उनका जो योग होता है वही मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए डिमांड, पहले देखें तो ये सप्लाई है, यहाँ डिमांड क्या है अपने पास ज़्यादा, और सप्लाई तो हो ही नहीं रही, तो यहाँ तक तो पानी वैसे भी आपके पास क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, पर यहाँ के बाद डिमांड क्या हो गई, कम, जबकि सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ के बाद टंकी जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ से टंकी भरना चालू हुई, और देखिए अब डिमांड क्या है, घट रही है। अब यहाँ के बाद दोबारा यहाँ के बाद टंकी वापस से क्या होगा,
सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उसी दर से, इसका मतलब इस दौरान भी टंकी क्या होगी, खाली होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, पर इन क्वेश्चनों का जवाब बड़ा आसान देते हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है, ये कह रहा है ना मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, तो वो क्या होती है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो भैया इधर और इनके बीच में बी होता है, बी है, और ऊपर क्या दिया हुआ है देख लो। अगर इसका रुको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये दे रखा है ए, इसका मतलब B प्लस ए का जोड़, यानी कि टोटल मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी, A प्लस बी। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी हमारे पास आंसर हमेशा A प्लस बी आता है, क्योंकि ऑर्डिनेट डिफरेंस जो होता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट डिफरेंस होता है, उनका समेशन होता है सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किससे रिलेटेड, हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिजर्वायर से रिलेटेड। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, A प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 और कर लेते हैं। देन हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, ये कह रहा है स्टोरेज वाटर इज इम्पोर्टिंग रिक्वायर्ड टू। मुझे बताओ स्टोरेज वाटर जो होता है हमारे पास, जो स्टोरेज वाटर होता है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार, आप अपने उधर देखिए, मैं हमारे पास यहाँ देख लेता हूँ। चलो यहाँ से वैसे ये अलग चीज़ आ गई, ये सोर्सेज से रिलेटेड हो गया। तो हमारे पास 48 क्वेश्चन तक हमारे पास वाटर डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो हमने वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।